नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का तीसरा दौर कल खत्म हो गया। हालांकि मतदान कम हुआ है, लेकिन औसत मतदान माना जा सकता है। पंजाब में भी कम मतदान हुआ है पिछले चुनाव यानी 2017 की अपेक्षा। तो मतदान कम होने की वजह क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस बात की खोजबीन करेंगे, इस बात की पड़ताल करेंगे कि मतदान आखिर कम क्यों हो रहे हैं पहले की अपेक्षा। तो साथियों, विश्लेषण शुरू करें उसके पहले आपसे एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक जाए। हाँ, तो जैसा मैंने बताया कि तीसरा दौर समाप्त हुआ। चौथे दौर के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार कार्य समाप्त हो जाएगा। सारी पार्टियां प्रचार बंद कर देंगी चुनाव आयोग की आचार संहिता के अनुसार। लेकिन जो पिछला तीसरा चरण था, इसमें मतदान पहले की अपेक्षा कम हुआ है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में 60.46% मतदान हुआ है, जो 2017 के मतदान से लगभग 2 या 3% कम है। तो कम क्यों है, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या मतदाता निराश हैं? क्या मतदाता किसी भी सरकार से खुश नहीं है? और क्या मतदाता अपनी ही समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें वक्त नहीं है? क्या मतदाताओं में जागरूकता की कमी है, खास करके ग्रामीण मतदाताओं में? तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के पहले आपको हम बता दें जो कल मतदान हुआ था उसकी मुख्य बातें। पंजाब में 117 सीटों के लिए 65.32% मतदान हुआ है, जबकि 2017 में लगभग 78% मत हुआ था। 78% और 65% में बहुत बड़ा अंतर होता है। 10% से भी ज्यादा का अंतर है। तो पंजाब के मतदाताओं में वोट के प्रति, चुनाव के प्रति जो आकर्षण होता है वो कम क्यों हो रहा है? और उत्तर प्रदेश में भी 2% मतदाता क्यों नहीं निकले वोट देने के लिए? यह चिंता का विषय है। हो सकता है कि अगले चरण में, अभी 3 चरण हुए हैं, 4 चरण बाकी हैं, इससे भी कम मतदान हो, या अगर मतदाताओं को उनके मत का महत्व बताया जाए तो हो सकता है कि अगले चरण में ऐसी स्थिति देखने को न मिले जैसी तीसरे चरण में हुई है। कई जिलों में तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मतदाताओं ने चुनाव का बहिष्कार किया है। ललितपुर के महरौनी विधानसभा क्षेत्र की तहसील मड़ौरा की ग्राम पंचायत बनगुआ के मजरा, पापड़ा, हीरापुर, बारई के ग्रामीणों ने सड़क, लाइट, शिक्षा की समस्याओं को लेकर मतदान का बहिष्कार किया है। वहीं हमीरपुर के राठ विधानसभा क्षेत्र से के जिगनी व जिटकरी गांव के लोगों ने भी जन समस्याओं को लेकर के विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया है।
इसके अलावा भी कई गांवों में कई मतदान केंद्रों पर मतदाता नहीं आए क्योंकि वे न तो भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं और न समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी को तमंचाधारी पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी, खास करके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता उसे आतंकवादी तक कह रहे हैं, और कोई दूसरा नहीं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कल भाषण दिया था और उसमें कहा कि समाजवादी पार्टी की साइकिल गुजरात के बम धमाकों के लिए, अहमदाबाद के बम धमाकों के लिए जिम्मेदार है, और इसी साइकिल पर बम रख करके अहमदाबाद के विभिन्न स्थानों पर बम ब्लास्ट किया गया था। लेकिन जब पड़ताल की गई तो पता चला कि उनका यह कहना बिल्कुल सरासर गलत है। साइकिल पर बम नहीं रखे गए थे बल्कि लाल रंग की कार पर बम रखे गए थे, और इसका खुलासा और कोई नहीं, एक आला पुलिस अधिकारी अभय चौरासिया ने किया। तो प्रधानमंत्री जी बगैर किसी जांच पड़ताल के, खोज पड़ताल के विपक्ष पर निशाना साधने के लिए जो गलत बयानी करते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी बहुत बार गलत बयानी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि वे जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद का अपमान न होने पाए, उस पद की गरिमा को बनाए रखें, इसके लिए प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना की है, और सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी के नेता, विपक्ष के सारे नेताओं ने प्रधानमंत्री के बयान की भर्त्सना की है। और जनता को भी, मतदाताओं को भी प्रधानमंत्री के इस बयान की भर्त्सना करनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक सोच को, सांप्रदायिक दिशा निर्देश को, सांप्रदायिक गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए एक मुफ्त वोट समाजवादी पार्टी को देना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय में अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात कर रही है, साइकिल को बम से जोड़ रही है, चुनाव चिन्ह जो समाजवादी पार्टी का है इसके माध्यम से बम फोड़ने की बात कह रही है, और भी प्रधानमंत्री इस तरह के बहुत सारे बयान कैरोना पर, मुजफ्फरनगर पर, तमाम जगहों के दंगों के लिए को याद दिला करके, अयोध्या आंदोलन में हिंदुओं पर गोली मारने की बात, ये सारी गड़े मुर्दे उठा करके प्रधानमंत्री आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व वाले क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या इससे उन्हें वोट मिलेंगे? हमें तो नहीं मिलता। एक तरफ अखिलेश यादव विकास की बात कर रहे हैं, जन समस्याओं की बात कर रहे हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वही भारतीय जनता पार्टी के लोग ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, किसी तरह से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हो जाए। और अगर इनके इन बयानों से ध्रुवीकरण न हो और सांप्रदायिक दंगे भड़क जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इन्हीं लोगों के प्रयासों से जितने भी दंगे हुए हैं, बड़े दंगे हुए हैं, इन्हीं के बयानों से हुए हैं। दिल्ली का उदाहरण सामने है जो ताजा तरीन उदाहरण है, जिसमें कपिल मिश्रा ने और अनुराग ठाकुर ने जिस तरह के बयान जारी किए थे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ऐसे विभत्स टिप्पणी की थी, ऐसे विभत्स बयान दिए थे, उसी को दोहराया जा रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव में, और वह भी प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में अब मतदाताओं को सोचना है कि वोट किसे देना है। जो सांप्रदायिक दंगे भड़काने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, बम फोड़ने की बात करते हैं, बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, या ठोक देने की बात करते हैं, उन्हें वोट देना है, या जो विकास की बात करता है।
प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करता है, कोरोना जैसी महामारी से निपटने की बात करता है, महंगाई से निपटने की बात करता है, बेरोजगारों को 22 लाख नौकरियां देने की बात करता है, आवारा पशुओं से मुक्ति देने की बात करता है, तो जनता को यह निर्धारित करना है कि बाकी 4 चरणों में उसे किसे वोट देना है। सांप्रदायिक गतिविधियां फैलाने वालों को, सांप्रदायिक सोच वाले, देश को तोड़ने वाले नेताओं को वोट देना है, या देश को आगे बढ़ाने वाले समाजवादी पार्टी या विपक्ष को वोट देना है। तो कल जो वोट हुआ उसमें कितने प्रतिशत की कमी हुई हम आपको बताते हैं। 2017 में हाथरस में 63.3% वोट पड़े थे और इस बार 63.14, मतलब पिछले 2017 से थोड़ा से ज्यादा वोट पड़े हैं। फिरोजाबाद में 66.7% वोट पड़े थे 2017 में, जो घट करके 61.89% वोट हो गया है। इसी प्रकार से कासगंज में 62.66% वोट पड़े थे, जो लगभग 3% से भी ज्यादा घट करके 63.04% हो गया है। एटा में 64.61% वोट 2017 में पड़े थे और वो इस बार बढ़ करके 65.70 हुआ है। मैनपुरी में 59.63% वोट पड़े थे 2017 में और इस बार 63.66% वोट पड़े हैं। थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 4% की। फर्रुखाबाद में 59.77% वोट 2017 में पड़े थे और 59.13% 2022 में इस बार पड़े हैं। कन्नौज में 63.32% वोट 2017 में पड़े थे, जो घट करके 61.93% 2022 में हो गया है। इसी प्रकार इटावा में 60.03% वोट 2017 में और इस बार 61.32% वोट 2022 में। औरैया में 60.37% 2017 में और इस बार 2022 में 60.42%। कानपुर देहात में 62.58% 2017 में और इस बार 62.40% 2022 में। कानपुर नगर में 57.26% वोट 2017 में और 56.14% वोट 2022 में। जालौन में 60.4% वोट 2017 में और 59.93% वोट 2022 में। झांसी में 66.02% 2017 में और 63.58% 2022 में। ललितपुर में 72.01% 2017 में और 69.71% 2022 में। ये रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा मतदान ललितपुर में हुआ है। हमीरपुर में 63.35% 2017 में और 62.50% 2022 में। महोबा में 65.99, लगभग 66 मान लीजिए, और 64.56%, 64.56% 2022 में। तो कहीं कम कहीं ज्यादा वोट पड़े हैं,
लेकिन औसत पूरा कर निकालने पर लगभग 2% वोट कम है उत्तर प्रदेश में 2017 की अपेक्षा। इसकी क्या वजह हो सकती है? किन वजहों से वोट कम पड़े हैं? पहली वजह का पड़ताल तो मैंने किया है कि शादी लगन का मौसम चल रहा है और लोग अपने सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं, शादी विवाह की तैयारी में लगे हैं, या बारात में शामिल होने या बारात में जाने की आपाधापी में लगे हुए हैं। इस वजह से वोट नहीं दे पाए। मैं खुद वोट नहीं दे पाया। शुरू के चरण में 10 फरवरी को, क्योंकि हमारे भतीजे राजीव मौर्य की शादी थी इलाहाबाद में उसी दिन 10 फरवरी को, और मैं 7 फरवरी को ही गाजियाबाद से निकल गया था। इसी तरह से बहुत से लोग हो सकते हैं जिन्होंने कि चाहने के बावजूद भी मतदान नहीं कर सके और मतदान के प्रतिशत में कमी का सबब बन गए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वोट कम पड़ने के कि सरकार के प्रति रोष, जिसे एंटी इनकम्बेंसी भी कह सकते हैं, और सिर्फ वर्तमान सरकार, सत्तारूढ़ सरकार से ही नहीं बल्कि इसके पहले की सरकारों से के प्रति भी उनके मन में नफरत। बहुत से मतदाताओं का यह मानना है कि कोई भी सरकार विकास का काम नहीं करती, सारी सरकारें अपने एजेंडे को पूरा करती हैं, अपनी झोली भरने में लगी रहती हैं, वो हमारे लिए काम नहीं करती। तो ऐसी सोच वाले लोग निश्चित रूप से मतदान करने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन इस सोच को बदलना चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि समाज में त्योहार होते हैं। अगर चुनाव को लोकतंत्र का पर्व या त्योहार माना जाए तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपके मतदान से ही सरकार बनती है और आपके वोट से ही सरकार बनती भी है और बिगड़ती भी है। ऐसे में आपको यह देखना है कि आपके हित में कौन सरकार काम कर रही है, आपके हितों के लिए कौन सी सरकार अच्छा काम कर सकती है और आपको सुख सुविधाएं दे सकती है, उसका चयन करके मतदान जरूर करना चाहिए। अगर मतदान नहीं करना चाहते हैं तब भी आपको मतदान केंद्र तक पहुंचना चाहिए और उसमें लगी हुई नोटा की बटन को जरूर दबाना चाहिए। नोटा की बटन का मतलब होता है कि आप आक्रोशित हैं, किसी भी पार्टी से खुश नहीं हैं, और इसका संदेश सरकार को मिलेगा, राष्ट्र को मिलेगा, और उसे सोचना पड़ेगा कि लोग नोटा क्यों दबा रहे हैं। एक तरफ लोग सोचते हैं कि तमंचाधारी पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, और दूसरी तरफ लोग सोचते हैं कि ठोक दो की सरकार है, बुलडोजर की सरकार। तो बुलडोजर की सरकार और तमंचाधारी पार्टी के बीच फर्क नहीं कर पाते हैं और दोनों को अपराधी समझते हैं, इसलिए लोग वोट देने के लिए कम निकलते हैं। अगली पड़ताल हमारी है कि जागरूकता का अभाव है, खास करके गांव में। अपने कार्यों को जितना वो लोग महत्व देते हैं उसकी अपेक्षा वोट देने जाना या वोट में शामिल होना उचित नहीं समझते। इसकी वजह उन्हें जागरूकता का अभाव है, और इस जागरूकता के अभाव से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए, सामाजिक संस्थाओं को प्रयास करना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को प्रयास करना चाहिए कि लोगों को मतदान या चुनाव से क्या लाभ होते हैं, चुनाव का क्या महत्व है, चुनाव का क्या आकर्षण है, इस बात को समझाया जाए, खास करके गरीब इलाकों में जहां गरीब, मजदूर, शोषित समाज के लोग रहते हैं। एक और कारण मैंने शोध किया है, वो कारण है कि
कोरोना जैसी महामारी की वजह से बहुत सी मौतें हुई हैं, लाखों मौतें हुई हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। और उन मौतों के गम से, सदमे से लोग उबर नहीं पाए। घरों में तस्वीर लगा करके जो लोग मरे हैं उनके, और उन्हें खुद की मौत से डर लगता है, इसलिए वे भीड़ भाड़ में जाने से बचना चाहते हैं। लेकिन सरकार के प्रयासों से टीकाकरण लगभग काफी हद तक हो चुका है और महामारी का अब कोई खतरा नहीं है। महामारी बहुत कम हो चुकी है। रात का कर्फ्यू भी हटा दिया गया है। ऐसे में महामारी के डर से तो बिल्कुल ही लोगों में जो डर है वो डर नहीं होनी चाहिए फिलहाल अगले चरण के चुनाव में। यह देखने में आया है कि वोट देने वाले, मतदान करने वाले 18 साल से लेकर के 60 साल या 60 साल के ऊपर तक के लोगों को मतदान का अधिकार है। उनके अंदर एक ऐसी बात बैठ गई है, अपनी समस्याओं, अपनी गरीबी, अपनी जहालत, अपनी भुखमरी, अपने कुपोषण के आगे वे कुछ सोच नहीं पाते हैं और उन्हें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि अगर हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा है तो हम सरकार बनाने क्यों जाएं, सरकार क्यों बनाएं। सरकार हमारी सुध नहीं लेती है, चुनाव जीतने के बाद अपने एजेंडे को साधती है और अपनी झोली भरती है। हमें क्या फायदा। गांव में एक कहावत कही जाती है, रामचरितमानस की वो चौपाई जिसे मंथरा ने कहा था जिस समय राम का राज्याभिषेक हो रहा था, को नृप हो ही हमई का हानि, चेरी छोड़ी ना होई बरानी। कोई भी राजा हो, उससे हमें क्या फायदा होगा। मैं तो दासी हूं और दासी ही रहूंगी ताजिंदगी। इस चौपाई को अक्सर सुना जाता है गांव में, कस्बों में, और जहां पर गरीबी होती है, पिछड़ापन होता है, उन सब जगहों पर। ऐसे में सरकार को एक मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सामाजिक संस्थाओं को भी प्रयास करना चाहिए कि मतदान के प्रति, चुनाव के प्रति